बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, इकोनॉमिक फ्रंट पर खबर यह है कि हुकूमत और IMF के दरमियान मामला तय पा गए हैं और हुकूमत ने अब यह फैसला किया है, बल्कि IMF के साथ मिलकर यह फैसला हुआ है कि जो मुआशी इस्लाहात का प्रोग्राम पहले से जारी था इसे कंटिन्यू किया जाएगा, इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और इसके तहत जो सब्सिडीज़ थी बिजली और पेट्रोल पे इन्हें मरहलावार ख़त्म किया जाएगा। जबकि जो गुरबा के लिए या गरीब तबके के लिए जो इमदाद दी जा रही थी या जो सब्सिडी जारी रखने का फैसला था उसे कंटिन्यू किया जाएगा। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, सेहत सहूलत कार्ड हो, ये जारी रहेंगे। जो इलामिया सामने आया है उसमें IMF के वफ़द से वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, स्टेट बैंक गवर्नर डॉक्टर रज़ा बाकर साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहबा के मुज़ाकरात हुए और जो 7वां जायज़ा था उस पर अमल दरामद या उसे मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों पर तबादला ख्याल हुआ। मई में IMF का मिशन पाकिस्तान आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने और उन्होंने कहा कि जो मईशत के हवाले से मुश्किल फ़ैसले हैं वो लेना पड़ेंगे और साथ में उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट करने का कोई ख़तरा नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये अब समझौता हुआ है इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। इस पे मुस्बत रिस्पांस भी सामने आया है, स्पेशली स्टॉक एक्सचेंज का, और हमारी जो करेंसी है डॉलर में कुछ कमी वाक़या हुई है, इसके मुमकिन असरात क्या होंगे इस पर ज़रूर हम आगे चल के गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ मुल्क का जो एनर्जी सेक्टर है वो भी तवज्जो तलब है, क्योंकि लोड शेडिंग का जो जिन है दोबारा से सर उठा रहा है और मुल्क में घंटों की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस लोड शेडिंग के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो साबका PTI की हुकूमत थी उस दौर में एक तो ईंधन बर वक्त नहीं खरीदा गया और दूसरा जो पावर प्लांट्स हैं उनकी मुरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का सामना है। पंजाब के कुछ इलाकों में डीजल की अवेलेबिलिटी भी एक जो है वो इशू बनी हुई है। इस हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी एक फैसला सामने आया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस है उस सिलसिले में इंटर कोर्ट अपील दायर की थी PTI की जानिब से, आज उसकी समाअत हुई। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने समाअत की और हुक्म सामने ये आया है कि जो फॉरेन फंडिंग केस सिंगल बेंच ने फैसला किया था कि 30 रोज़ में इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करे, उस फैसले को मुअत्तल किया गया है और दोबारा समाअत 17 मई की होगी। नोटिस तमाम फरीकैन को जारी किए गए हैं। एक रिलीफ, बड़ा रिलीफ सामने आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। सियाको सबा के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियत हमारे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं DSNG लिंक पर मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर कौमी असम्बली हैं, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के मेंबर जनाब अली परवेज़ मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं वज़ीर ख़जाना है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर सेहत भी हैं तैमूर झगड़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया स्काइप पर हमारे साथ आप मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस झगड़ा साहब। और स्काइप पर ही हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं नोटेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम है। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। फ़ारूक सलीम साहब, सर IMF और पाकिस्तान नई हुकूमत के दरमियान भी मामला तय पा गए हैं, क्या इम्पैक्ट होगा और आप समझते हैं कि एक मुस्बत पेशरफ्त आप इसको करार देंगे? जो IMF का रिव्यू प्रोग्राम है उसको जारी रखने पर इत्तेफाक का इजहार कर लिया गया है और मिशन मई में आएगा, क्या इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? दो चीजें हैं अनवार साहब। पहली चीज तो ये है कि मस्बत पेशरफ्त जरूर हुई है। आप ये समझ लीजिए कि जो IMF का हमारा प्रोग्राम था वो फरवरी 28 जो साबिक वजीर आजम जिस तारीख को उन्होंने वो जो ऐलान किया था पेट्रोल की सब्सिडी वाला, उसके नतीजे में ये रिश्ता हमारा जो IMF के साथ था वो टूट गया। अब आप ये समझिए या मैं ये समझ रहा हूँ कि बर्फ जरूर पिघली है। हमारे वजीर खजाना साहब मिठाई के बहुत सारे टुकड़े लेके वहाँ पहुंचे हैं और उनको कायल किया है कि भाई रिश्ता दोबारा से कुछ कोशिश की जाए बढ़ाने की। तो बर्फ पिघली है लेकिन अभी तक पाकिस्तान को कोई ठंडा पानी पीने के लिए नहीं दिया गया। इसका मतलब यह है कि अभी तक किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि हमें पैसे कब मिलेंगे और कितने मिलेंगे। अभी ये कथा कलामी के लिए माज़र डॉक्टर साहब, ये जो आ रहा है कि $6 बिलियन से $8 बिलियन की भी खबर आ रही है कि इसमें $2 अरब का इजाफा मुतवक्के है। जी, अगर आप IMF का बयानिया पढ़े जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसमें इसका जिक्र नहीं है, लेकिन ये क्वाइट पॉसिबल है कि वो 6 बिलियन से हमारी तरफ से दरख्वास्त की गई है
कि उसको 8 बिलियन कर दिया जाए, और मेरा ख्याल ये है कि ये दरख्वास्त मान ली जाएगी, $8 बिलियन कर दिया जाएगा और उसको एक्सटेंशन भी दे दी जाएगी क्योंकि ये प्रोग्राम सितंबर में खत्म हो रहा था, तो इसको प्रॉबली जून 2023 तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन अनवर साहब, असल बात यह है कि अभी सफर लंबा है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि टेक्निकल डिस्कशंस होंगी, उनका एक मिशन आएगा पाकिस्तान, वो टेक्निकल डिस्कशंस करेगा। टेक्निकल डिस्कशंस के बाद फिर वो जिनको कहते हैं कि प्रायर एक्शन, जिसमें शायद आपने जिक्र किया कि वो पेट्रोल की सब्सिडी है, बिजली का रेट है, वो एमनेस्टी स्कीम है जो पिछली हुकूमत ने शुरू की थी, उनको किस तरह खत्म करना है, उसके ऊपर प्रायर एक्शन होंगी। IMF हमसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि हम उसके ऊपर इकदाम उठाएं। उसके बाद एक स्टाफ एग्रीमेंट होगा, जब वो मान जाएंगे और हमारे इकदाम हुकूमत उठाना शुरू कर देगी, उसके बाद एक स्टाफ एग्रीमेंट होता है। फिर स्टाफ एग्रीमेंट बोर्ड की अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। ठीक। फिर जब बोर्ड अप्रूव कर देता है, उसके बाद फिर कोई डॉलर शॉलर, उसके बाद हमें कोई माल शाल मिलेगा। तो अभी ये कह देना कि हमारा एग्रीमेंट उनसे हो गया है, ये मैं समझता हूँ कि हकीकत से थोड़ा सा दूर। ओके, मैं चाहूंगा अली परवेज मलिक साहब, सर जाहिर बात है, लेकिन जब एक लेवल पे इत्तेफाक का इजहार हो जाता है, फिर तैमूर झगड़ा साहब के पास भी जाएंगे और IMF की जानिब से स्टेटमेंट भी आई है और वो ठीक कह रहे हैं, उनका एक प्रोसेस है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप MNA हैं और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई थी IMF पे, अगरचे वो 22वां प्रोग्राम है ये जो चल रहा है, तो उसमें नुक्ताचीनी की गई थी कि बहुत टफ शराइत जो हैं, सख्त किस्म की शराइत मान ली गई हैं। डॉक्टर मिफ्ता साहब की स्टेटमेंट आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि ये जो पेट्रोल पे सब्सिडी दी जा रही थी, जो 20 रुपए फी लीटर कम किया था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तैमूर झगड़ा साहब की जो वफाकी गवर्नमेंट में थी, और कहा था जून तक इसको फ्रीज रखेंगे। इसी तरह बिजली की यूनिट में भी 5 रुपए फी यूनिट कम किया था, इसको सस्टेन नहीं किया जा सकता। तो एज ए पॉलिटिशियन, हल्के की सियासत करने वाले आप सियासतदान हैं, जब इसको रिवर्स किया जाएगा और नागुज़ीर है, उसकी वजूहात भी बताई गई है कि हमारा खजाना इसका बोझ उठाने का मुतहम्मल नहीं हो सकता, एक सियासी फैसला था, लेकिन उसका एक पॉलिटिकल फॉल आउट भी होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसको कैसे फिर बैलेंस किया जाएगा बिटवीन सस्टेनेबल इकोनॉमी एंड उसका पॉलिटिकल नेगेटिव फॉल आउट से बचने के लिए? अली परवेज मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवार भाई, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम भी अपने हलकों से मुंतखब होकर ऐवानों के अंदर आते हैं ताकि वहाँ पे लोगों की तर्जमानी कर सकें, और हमें बखूबी ये अंदाज़ा है कि पिछले 3-4 साल के अंदर जो महंगाई का सुनामी आया है, उसने एक गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी कितनी अजीरन कर दी है, तो हमें ये बिल्कुल एहसास मौजूद है। पर मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि IMF की शराइत सख्त हैं कि नरम है। आई थिंक वी आर बियॉन्ड दैट पॉइंट नाउ। आज जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत वजूद के अंदर आई है, तो आप यहाँ पे मेरे से ज्यादा इन्फॉर्म्ड दोनों आपके पैनलिस्ट बैठे हैं, उनसे पूछिएगा स्टेट बैंक के पास जो ज़खायर थे, जो जिनको आप ऑफिशियल रिजर्व्स कहते हैं, क्या वो $11 बिलियन से कम के नहीं रह गए हुए थे? उसके बाद इन $11 बिलियन के रिजर्व्स के अंदर भी $10 बिलियन का ऐसा रिजर्व था जिसको आप अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए अपने अकाउंट में तो रख सकते हैं, पर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आपका इशारा कर रहा हूं आपको, वो जो चाइना से हमने डिपॉजिट लिया, वो जो सऊदी अरेबिया से हमने डिपॉजिट लिया, वो जो हमने कतर से डिपॉजिट लिया, UAE से डिपॉजिट लिया, तो जब आपके पास इस किस्म की रिजर्व की सिचुएशन हो, और आपने खुद देखा कि जो पिछले महीने अभी करंट अकाउंट डेफिसिट का जो नंबर आया है, जिसके अंदर आपको डॉलर हेमरेजिंग जिसको आप कहते हैं, वो तकरीबन $1 बिलियन की आई थी, और इमरान खान साहब ने हमें बताया था किसी भी मईशत को भांपने का जो इकलौता मेयार है, उसकी सेहत को भांपने का मेयार वो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। तो 9 महीने तक तो हम $13 बिलियन कर चुके हुए हैं, और उसके बाद जो हमारा रन रेट चल रहा है तकरीबन $1.5 बिलियन की हेमरेजिंग हो रही है पर मंथ। तो ये अगले 3 महीने 30 जून तक, जब तक आपका बजट आएगा, तकरीबन $4.5-5 बिलियन का आपको ये इंतजाम करना है। और उसके बाद जो आपके पास जो आपके बॉन्ड मैच्योर होने जा रहे हैं अगले 3 महीने के अंदर, वो भी तकरीबन $3-4 बिलियन की हैं। तो क्या किसी भी वजीर आजम की अवलीन जिम्मेदारी ये नहीं होगी कि आप सबसे पहले पाकिस्तान को दिवालियापन से बचा लें? क्या हमने नहीं देखा कि श्रीलंका की क्या सूरत हाल है, जब वहां पे डिफॉल्ट हो रही है और आपकी इंपोर्ट करने की जो ऑयल इंपोर्ट करने की LC हैं उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता? तो किस तरह से कितारें लगी हुई हैं पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, और बाकी जो रोजमर्रा की जो अशिया हैं उनके लिए, दवाइयां
गाड़ियां वहां पे नायाब हो गई हुई हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारी आंखों के सामने हमारी मीडिया आउटलेट्स ही कवर करती रही है ना। तो सबसे पहले जो कोशिश थी वो ये थी कि आईएमएफ की फाइनेंसिंग को सिक्योर किया जाए, फाइनेंसिंग के साथ साथ बल्कि उनका जो क्लीन बिल ऑफ हेल्थ है जो आपके लिए बाकी की फाइनेंसिंग की ऑप्शंस ओपन अप कर देगा, तो उसको सिक्योर करने की कोशिश की गई है। और हमने भरपूर ये आगे जाके कोशिश करेंगे कि चाहे फ्यूल सब्सिडीज जो इमरान खान साहब जब उनको अंदाजा हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हारने के लिए जा रहे हैं तो वो अगली हुकूमत के लिए ट्रैप सेटअप करके गए, क्योंकि अगर आप देखें तो तकरीबन ये जो फ्यूल कॉस्ट, ये जो फ्यूल सब्सिडी का जो कॉस्ट है जिसको उन्होंने कोई फाइनेंसिंग का निजाम वहां पे कोई मुरतब नहीं किया था, इसका सालाना तखमीना तकरीबन आपकी फेडरल गवर्नमेंट के चलाने से ज्यादा का इकलौता खर्चा इस फ्यूल सब्सिडी का है। अगर हम इनको सस्टेन नहीं कर सकते और फेज्ड अंदाज के अंदर इनको कम करना पड़ेगा तो कम से कम हम ये फलसफा तो बदल सकते हैं ना जो इमरान खान साहब ने हमें दिया कि अपनी एटीएमओ को नवाजो और उसका सारा बोझ एक गरीब आदमी की जेब के ऊपर डाल दो। तो मैं यहां पे बैठ के आपसे ये वादा करता हूं कि चाहे हमारे पास वो रनवे मौजूद नहीं है जो इमरान खान साहब के पास थी कि देर पा इस्लाहात लेके आए, पर उसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि जो आगे जो तबके जिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के ऊपर आपको ये बोझ डालना पड़ेगा ताकि आप गरीब लोगों को शील्ड कर सकें। जिस तरह से शहबाज साहब ने आटे की कीमत आप जानते हैं 400 अली भाई उस पर आते हैं कि आप क्या अली परवेज साहब उस पर लौट के आते हैं कि वो क्या तरीकेकार इख्तियार किया जा सकता है। नुकता आगे बचोगे, तैमूर झगड़ा साहब को भी शामिल करते हैं। तो हम भरपूर कोशिश करेंगे कि गरीब लोगों को शील्ड कर सकें। झगड़ा साहब, ये आप लोगों ने ऐसी लैंड माइंस बिछाकर गए थे, अली परवेज मलिक साहब करें, जिनको नहीं सस्टेन किया जा सकता। पेट्रोल की सब्सिडी और बिजली की सब्सिडी अनसस्टेनेबल है और आईएमएफ से जो है वो अब मामला तय पा गए हैं। सर क्या कहेंगे, ये सियासी फैसले थे, इक्तिसादी तौर पर इनको आगे नहीं ले जाया जा सकता था? तैमूर झगड़ा साहब ये बताएं जी, ये पीएमएलएन के स्पोक्समैन कह रहे थे। जी ये एमएनए है पीएमएलएन के अली परवेज मलिक साहब। सर अच्छा जी नहीं, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। लेकिन मेरा तो ख्याल था, अभी मैंने बिलावल साहब को भी सुना था, उनकी एक पुरानी तकरीर थी जी कि आईएमएफ को जाने से ज्यादा बुरा काम तो हो नहीं सकता, और कोई पीटीआईएमएफ टाइप की कोई जो है वो मुझे नजर आ रही थी। फिर मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई 1-2 दिन पहले कहा था कि जो गवर्नर है स्टेट बैंक के वो तो आईएमएफ के एजेंट हैं। तो वो तो उन्हीं मीटिंग्स में, अगर मुझे याद है, अभी नजर आए हैं मिफ्ता साहब के साथ। देखें जी जब आप 3.5 साल ऑपोजिशन में होते हुए मईशत के साथ ये जो सियासत करेंगे जो इन्होंने की है, तो फिर अभी इनको ये लंबी एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ेगी। अब आप भी सियासत करेंगे फिर? नहीं जी, मैं सवाल पूछूंगा। मिफ्ता साहब ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा है, बार बार कहा है कि वो पहली चीज बिजली में ये करेंगे कि वो बिजली के रेट कम करेंगे। आई रिपीट, मैं कोट करता हूं कि द प्रॉब्लम विद इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट दैट इट्स टू चीप, इट्स टू एक्सपेंसिव। तो मैं उस ऐलान का इंतजार कर रहा हूं। ठीक, देखिए अगर पेट्रोल की कीमत वहां पे अगर सब्सिडी देनी पड़ी तो उसके 2 वजूहात थे। एक कि गरीब पे बोझ कम पड़े, दूसरा ऑपोजिशन कह रही थी ना कि गरीब पिस गए, मर गए। इसके बावजूद इस पूरी कॉन्वर्सेशन में बड़ा कन्वीनियंटली कोविड का मेंशन नहीं हुआ। कोविड ने दुनिया की इकोनॉमी के साथ जो किया उसका मेंशन नहीं हुआ। उसके बजाय जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, जीडीपी ग्रोथ के 5.6%, एक्सपोर्ट्स के ऑन अ रन फॉर $34 बिलियन, करंट अकाउंट बैलेंस के रिडक्शन के, या जो सिचुएशन इन्होंने 2017-18 में ट्रैप छोड़ा था, इसलिए इनको ट्रैप्स का बड़ा अच्छा पता है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज आईएमएफ के पास जाना भी जो है वो बड़ा अच्छा हो गया। आईएमएफ का डील मानना भी प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है वो सबसे पहली तरजीह हो गई। लेकिन अफसोस ये है कि ये अगर इसी टाइप की लॉजिक ये 3 साल करते तो शायद जो हमने किया है उससे हम ज्यादा कर सकते, लेकिन ऑन रिकॉर्ड लाना जरूरी है। जो ये सब्सिडीज थी सारी कॉस्टेड थी, बजट तक थी। शौकत तरीन साहब ने कहा है, और जैसे एहसन इकबाल साहब खत लिख रहे थे, एक खत लिखते या जाके उनसे पूछते, वो उनको दिखाते, तो एक दिन में आईएमएफ के सामने लेटना ना पड़ता। ये फरूख सलीम साहब वो कह रहे हैं कि तमाम ये जो सब्सिडीज थी वो बजटेड थी, कॉस्टेड थी, और जो ग्रोथ रेट है 5.6, इसके अलावा और उन्होंने इशारिये बताए। मैं चाहूंगा कि इसका आप जरा जवाब दीजिएगा, फिर सियासी जवाब जो है
इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से वो अली परवेज मलिक साहब से भी लेंगे। आप समझते हैं कि ये कॉस्टेड और बजटेड थी जो सब्सिडी दी जा रही थी पेट्रोल और बिजली पे? देखिए, बिल्कुल भी नहीं थी। आज जो आईएमएफ का बयानिया है उसमें भी ये लिखा है और उसमें लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं वो ये हैं कि रिवर्स अनफंडेड सब्सिडीज। देखिए, जो हुकूमत, जो हकीकत ये है कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के 74 साल माशी तारीख के सबसे बड़े चैलेंजेस छोड़ के जा रही। जो बजट का खसारा है वो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का सबसे बड़ा बजट का खसारा होने चला है और पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का सबसे बड़ा तिजारती खसारा होने चला है। हम चले हैं कहीं 45 या 50 अरब डॉलर का तिजारती खसारा कर। तो ये इतने बड़े चैलेंजेस तो मैंने अपने करियर में पहले कभी नहीं देखे। तो सर, ये तो आपके सामने तैमूर झगड़ा साहब माशाल्लाह फाइनेंस मिनिस्टर हैं पिछले 3.5-4 साल से, वो कह रहे 5.6 ग्रोथ रेट छोड़कर हम गए हैं। और आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया में भी आ रहा था कि जी आईएमएफ के डॉक्यूमेंट्स ये कह रहे हैं, हकायक क्या है? मैंने तो जो पढ़ा है वो 4% है। झगड़ा साहब आपके साथ मौजूद है, 5.6 कह रहे हैं ग्रोथ रेट। जी, जो आईएमएफ की इस साल वो हुआ है और इस साल की प्रेडिक्शन आईएमएफ की 4%। वो 4%। अच्छा, पिछले साल का 5.6 है। जी 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 जी। देखिए, जो चैलेंजेस हैं वो ग्रोथ का चैलेंज नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं और हमने अपनी इंपोर्ट का खसारा जो है उसको किस तरह पूरा करना है। जैसे अभी बता रहे थे कि 10.8 अरब डॉलर रह गए हैं और उसमें से 10 अरब तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, मस्बत चीज ये हुई है कि इस हुकूमत ने जो डिसीजंस हैं वो बड़ी तेजी से ले रही है, यानी कि डिले नहीं किया। आपको याद होगा 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो बहुत डिले हो गया था आईएमएफ का प्रोग्राम और फिर आखिर में जाके हमें आईएमएफ के पास जाना ही पड़ा और घुटने टेकने ही पड़े। इस दफा ये हुआ है कि हुकूमत ने बहुत तेजी से फैसला साजी की है। फौरन वजीर खजाना साहब वहां पहुंच गए हैं और जैसे मैंने कहा कि बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। जो डिविएशन, जो खिलाफ वर्जियां, बड़ी संगीन किस्म की खिलाफ वर्जियां पीटीआई की हुकूमत ने की थी, अब ये हुकूमत उनको ये जिताना चाह रही है, उनको ये बताना चाह रही है कि वो दोबारा रिपीट नहीं होंगी। ओके, मैं अली परवेज मलिक साहब, सर तैमूर झगड़ा साहब ने कहा और उनकी बात जायज है कि जैसे आप सवाल उठाते थे अब उन्होंने कहा हम सवाल उठाएंगे और उन्होंने कहा, उन्होंने रेफरेंस दिया स्टेट बैंक गवर्नर का। आप लोग भी कहते थे अक्सर अपनी गुफ्तगू में कि आईएमएफ से आईएमएफ मुज़ाकरात कर रही है, तो उन्होंने कहा वो भी इस वक्त में मौजूद थे। और सर वो अब ये आपको पॉलिटिकल चैलेंज आएगा और जाहिर बात है इसका इम्पैक्ट जब आएगा महंगाई की सूरत में, तो पीटीआई तो ऑलरेडी सड़कों पे है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तो इस्लामाबाद मार्च की भी कॉल दे रहे हैं। तो आप कैसे इस चैलेंज को, दोहरे चैलेंज का मुकाबला करेंगे? एक तरफ आईएमएफ की शराइत और दूसरी तरफ पॉलिटिकल ऑपोजिशन और फिर एक आवाम के लिए एक इन्फ्लेशन का इशू। देखें अनवार भाई, मैं सबसे पहले तो ये दुआ कर लूँ कि अल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, क्योंकि अगर उनका फाइनेंस मिनिस्टर नेशनल टीवी पे बैठ के इस किस्म की गुफ्तगू और गैर संजीदा बातें करेगा तो अल्लाह ही उस सूबे के ऊपर रहम करे। मैं तो ये कहता हूँ मईशत के ऊपर सियासत करना आपको पता है किसको कहते हैं? उसको कहते हैं कि नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर असद उमर खड़ा होकर कहे कि आज पेट्रोल को 50 रुपए लीटर के ऊपर मिलना चाहिए और उसके ऊपर से सारी ड्यूटी, सारी लेवीज खत्म कर देनी चाहिए और ये यहां पे महंगाई का मसला खत्म हो जाएगा। ये इनकी असलियत है। अगर इनको इतनी मईशत का दर्द था तो वजीर आजम साहब को जब पहले इजलास के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आए बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे काम करते हैं, तो क्यों धुतकार के वहां से उठ के चले गए? क्यों उन्होंने जब पाकिस्तान के ऊपर, उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरात सामने आए, अभिनंदन का वाकया हुआ, कश्मीर का वाकया हुआ, तो क्यों वजीर आजम साहब ने सोलो फ्लाइट लेने की कोशिश की? हमें तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सियासत से तो उठ के ये अपनी मतलब अपनी नजर से, अपनी नाक से आगे देखने की तो सलाहियत ये नहीं रखते, यहां पे आके ये बात कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि आज हमारे पास ऑप्शन मौजूद नहीं है और डॉक्टर फारूक साहब पाकिस्तान के एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे पूछ लें। उन्होंने आपको अगर इनकी तसल्ली नहीं करा दी कि ये ऑफिशियल रिजर्व्स की क्या सूरत हाल है, तो मैं तो उसके बाद और कोई चीज उसमें ऐड नहीं कर सकता कि जाके झगड़ा साहब को मैं ये बता दूं कि आज सूरत हाल ये है। गुजारिश ये है कि ये जो बता रहे थे कि जी हम फंडेड प्रोग्राम पूरा करके देके गए थे, जो खसारे थे उनकी तरफ तो डॉक्टर साहब ने इशारा कर दिया कि रिकॉर्ड पाकिस्तान का खसारा इस दफा होगा 5,500 अरब से ज्यादा
ज्यादा का। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का इलेक्शन ईयर था उसके अंदर 2200 अरब का खसारा था। उसके बाद कहते हैं जी फंडेड सब्सिडी देके गए, IMF के साथ साइन करके गए कि 610 अरब रुपए का PDL इकट्ठा करेंगे। आज तक जो PDL इकट्ठा हुआ है वो 70-80 अरब का हुआ है। उसके साथ कहा कि जी हम बजट सरप्लस, जो हम आपके साथ जो प्राइमरी सरप्लस का टारगेट एग्री कर रहे हैं वो था 25 बिलियन पॉजिटिव का। आज तक माशाल्लाह उनका क्या तखमीना लग रहा है, नेगेटिव 1000 बिलियन का। तो ये तो माशाल्लाह इनकी नेकनियत थी और इनकी काबिलियत थी। उसके बाद बताते हैं जी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, बिल्कुल बढ़ रही थी। ये ले मैं ताली बजाता हूं नेशनल टीवी पे आपके लिए, 30% एक्सपोर्ट बढ़ी। पर आके कम से कम पूरा सच तो बोलो और बताओ आके कि वहां पे जो इंपोर्ट है वो 60% बढ़ी है। अच्छा। और आज जो इस साल का जो आपका तजारती खसारा होगा 45 अरब डॉलर का, इतना कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ। उसके बाद इस किस्म के मसाइल छोड़ के आके टीवी के ऊपर आके बचकाना गुफ्तगू करना, तो अल्लाह ही रहम करे ना इसके ऊपर। गुजारिश ये कि हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखते हैं, हम जो हालात, जो वाकयात जो इस तरह के हमारे पास मौजूद हैं उनके अंदर अपनी समझ, अपनी फहम, और डॉक्टर फारूक साहब जैसे और बाकी जो पाकिस्तान के एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं जो पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, उनके साथ मुशावरत के साथ एक बेहतर कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपसे पहले कहा जो वल्नरेबल सेगमेंट है BISP को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, टारगेटेड सब्सिडीज लाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश ये करेंगे अगर हमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी पड़ी, टैक्सेशन मेजर्स लाने पड़े, जो यकीनन लाने पड़ेंगे क्योंकि इनकी नालायकी और जो इनके खर्चे थे, जो बनी गाला से वजीर आजम हाउस आने के लिए 1 अरब रुपए का ईंधन साड़ दें हेलीकॉप्टर का, उसके लिए हमें जो टैक्सेशन लानी पड़ेगी एफ्लुएंट सेगमेंट्स के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि वल्नरेबल को प्रोटेक्ट कर लें। हमारी ये नहीं सर, आपको नुकता आ गया। तैमूर झगड़ा साहब, सर वो कह रहे खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को हिफ्ज़ अमान में अल्लाह रखे, वो आपके सिर बड़े परेशान है। अली परवेज मलिक साहब, आप कैसे इकोनॉमी चला रहे हो? कहते हैं आप गैर संजीदा आप गुफ्तगू कर रहे हैं। वैसे एक चीज है, लंबे जवाब देते हैं लेकिन आपके सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। अब मुझे बताएंगे वो सवाल, शायद आप भी भूल गए हो। नहीं पूछना मैं आगे बताऊं। और ये देख लें, ये पुराने टैक्टिक्स होते हैं, लेफ्ट जाओ राइट जाओ। अच्छा जी। लेकिन जो रजा बाकिर IMF का एजेंट था, अनवार भाई आप पहले सवाल पूछ ले, मैं जवाब दे दूं आपको। मैं आता हूं आपके पास। जी रजा बाकिर साहब का क्या कह रहे हैं? सर आप ही ने लगाया था ना झगड़ा साहब? हमने लगाया था, हम तो कहते हैं। देखिए, स्टेट बैंक की आजादी का क्या फायदा हुआ? जब स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट ज्यादा करना था ज्यादा किया, जब कम करना था कम किया। लिख के ले ले, ये इससे ऑटोनॉमी को भी वापस नहीं लेंगे। अच्छा, जो इन्होंने कहा कि सियासत करना मईशत के साथ, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। ओहो हो, ये अच्छा है कि अभी ख्याल आ गया। और अभी मेरे ख्याल में इनको बहुत चीजें याद आएंगी। मैं सिर्फ 2 चीजों को जो है वो जवाब देता हूं। आई विल रीस्टेट, जो ये सब्सिडीज थी, शौकत साहब दोनों सूबों के साथ मिले थे। अच्छा, हमने डिफाइन किया था कि सूबे कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। डिफाइन किया था कि जो डिविडेंड्स आते हैं कुछ स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन से, वहां से कितने पैसे जाएंगे। और ये डिफाइन किया था कि जो PSDP से पैसे डाइवर्ट करने होंगे। ये 3 तो मुझे याद है, शौकत साहब खुद भी बता देंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, फारूक सलीम साहब जो है, वाकई इनके सारे आर्टिकल्स मैं पढ़ता हूं। लेकिन देखिए, हम सबकी बायसेस होती है और ये मैं बिल्कुल गलत तरीके से नहीं कह रहा। फारूक साहब हैज बीन क्रिटिकल ऑफ आवर गवर्नमेंट। फारूक साहब ने हमारे साथ टाइम गुजारा था। IMF की स्टेटमेंट का कहना कि ये अनफंडेड है डज नॉट मीन कि ये अनफंडेड है। लेकिन जो लोग 3 साल इस गवर्नमेंट को गिराने से, जिस बेसिस पे गिराया है, आखिरी मार्च का इनका क्या नाम था? महंगाई मार्च जी। तो महंगाई मार्च का नतीजा क्या निकलेगा कि हम IMF के पास जाएंगे, ये 8 अरब नहीं, ये 10 अरब डॉलर लेंगे। सर वो कहते हैं ऑप्शन कोई नहीं है झगड़ा साहब, वो कह रहे हैं हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया अनवार भाई, समझा दिया आपने इनको पहले कहना चाहिए था। और एक और चीज याद रख लें दोबारा से जी, ना फारूक साहब ने और ना MLA साहब ने दोबारा से जिक्र किया है, जैसे ये एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को मिला रहे हैं, कि कोविड का इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट था। ठीक। और कोविड के इंपैक्ट के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाना, और वहां पे प्रायोरिटी, एक इकोनॉमी को जहां पे पूरी दुनिया लॉकडाउन है, स्पेंडिंग थी या नहीं, कि डेट टू GDP बाकी मुल्कों की भी ज्यादा हुई है या नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में आप ये देख सकते हैं, 2 लोगों के साथ मुकाबला करना है, बिल्कुल करेंगे। लेकिन जो हमारा इकोनॉमिक रिकॉर्ड है, वी स्टैंड बाय इट। एक्सपोर्ट्स इतने आसान थे ज्यादा करना, तो ये 10 साल हो जाते।
पीएमएलएन के सारे टर्म में एक जैसे रहे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फारूक साहब से ये भी पूछे, उन्होंने हमारी तनकीद की, उसमें बहुत सी जो है वो सही होगी, लेकिन उससे उनसे पूछें कि जो 18 में हालात थे जो इनहेरिट किए थे, कि उसके बाद भी आसान फैसले जो है वो थे या नहीं थे। मैं आई विल डेफिनेटली आस्क। मैं फरूख साहब आप हैं हमारे साथ सर? जी डॉक्टर साहब बताइएगा, वो कह रहे हैं 2018 में जो इनको इकोनॉमी मिली थी वो क्या बहुत बेहतर हालत में थी? तैमूर झगड़ा साहब का सवाल है। और दूसरा वो कह रहे हैं आईएमएफ की स्टेटमेंट पे नहीं लय किया जा सकता है कि ये जो सब्सिडी है वो नॉन फंडेड थी, ये कंप्लीटली फंडेड थी। उनका मैं प्रीव्यू हूं इस तमाम डिस्कशंस का। ये पूरा जो बयानिया रहा है, इसने ये भूल दिया कि जो कोविड की रिसेशन थी पूरी दुनिया में, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। वो दूसरे जंग अजीम के बाद नहीं आई, बल्कि ग्रेट डिप्रेशन जो 1931 के बाद थी, उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी ने इतना हिट नहीं लिया, इनके बयान में नहीं है। ओके जी फरूख साहब, इसका भी सर कोविड का जो रिसेशन था उससे भी बड़ा हिट किया पाकिस्तानी इकोनॉमी को, तैमूर झगड़ा साहब कह रहे हैं। जी बहुत ही बुनियादी असूल पानी का, अगर आप 1000 आपकी सर आवाज सारा करने चाहिए तो उसका मतलब कोई चीज नहीं। झगड़ा साहब सॉरी डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आपको कॉल पे लूंगा सर, आपकी ऑडियो कट कराती है। इन द मीनवाइल अली परवेज मलिक साहब सर बताइएगा, महंगाई मार्च आप लोगों ने किया, जो कि टू बी फैक्ट ये एक बात सही है जो झगड़ा साहब कह रहे हैं। अभी जो आईएमएफ के प्रोग्राम पे जाने की वजह से आई एग्री इन अ वे कि आप कह रहे हैं कोई और ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट से बचना है और श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है। लेकिन सर जो इसका जो इम्पैक्ट आएगा, इसको जाहिर बात है एज ए पॉलिटिकल ऑपोजिशन तैमूर झगड़ा साहब और उनकी जमात जो है वो इसको एजिटेट करेगी। आप लोगों ने महंगाई मार्च की, आप लोग कहते थे सबसे बड़ा इशू ही महंगाई था। सेगमेंट में क्या सवाल किया था वो भी बता दें ताकि मैं उसका जवाब पहले यही दे दूं, सवाल ताकि झगड़ा साहब की तसल्ली सर हो ये जाए। इन्हीं कौन सा सवाल का मैंने जवाब इन्हीं नहीं दिया? खतूत पे सवाल था कि अब पॉलिटिकल ओनरशिप आपकी है, अब जो ये छोड़ के चले गए झगड़ा तो साहब आपसे- की जमात, अब आप लोग जवाब दें। नहीं तो मैंने आपसे कब कहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को जुटला रहा हूं? मैंने तो आपसे कहा कि जिन हालात के अंदर ये मुल्क को हमें दे के गए हैं उसके अंदर जो बेहतर से बेहतर कोर्स ऑफ एक्शन होगा हम वो अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे और लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से ये बारूदी सुरंगें लगा के अवाम के लिए छोड़ के गए हैं। और ये यहां पे आके कह देना कि जी शौकत तरीन साहब ने किताबों के अंदर कहा 300 अरब यहां से ले लेना, 200 अरब यहां से ले लेना। मैं दो चीजें आपसे कहता हूं, जरा इनसे पूछ के तो जरा मुझे जवाब ले दे। आपका जो फेडरल बजट आया था, जो शौकत तरीन साहब इनके फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ले किया था, उसके अंदर पीडीएल का क्या टारगेट रखा था? 610 अरब रुपए का। इसका क्या मतलब है कि पेट्रोल की ना सिर्फ आपने कॉस्ट रिकवर करनी है बल्कि उससे ऊपर 610 अरब रुपए की टैक्सेशन से पैसा इकट्ठा करना है। एक इसका जवाब दे दें। और आईएमएफ के साथ जब इन्होंने छठी ट्रांच रिलीज करवाई थी तो प्राइमरी सरप्लस क्या 25 अरब रुपए का तय किया था कि नहीं किया था? और आज क्या 1000 अरब से ज्यादा का खसारा है कि नहीं है? तो अगर खसारा 1000 अरब से बढ़ गया है तो ये जो माशाल्लाह इन्होंने 70-80 अरब महीने की फ्यूल की सब्सिडी दी थी, ये कहां से फंड की थी? जरा मुझे समझा तो देना। मैथमेटिकली तो ये नंबर ऐड नहीं करते। और जहां तक आपने महंगाई मार्च की बात की, बिल्कुल हमें एहसास है कि अवाम के ऊपर पिछले 3 साल कितने मुश्किल रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा शहबाज शरीफ साहब जो रोजमर्रा अशिया हैं, आपने आटे की मैंने मिसाल दी, आज जाएं जाके सस्ते बाजार के अंदर जाके देखें कि 10 किलो आटे का थैला जो इनके अदवार में 550-600 रुपए का था, आज क्या 400 रुपए पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आज क्या चीनी की कीमत कम आई है कि नहीं है? कम आई है रमजान बाजार के अंदर। इसी तरह जो बेसिक आपकी बुनियादी जरूरियात की चीजें भरपूर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के जरिए और बेहतर मैनेजमेंट के जरिए हम उनके ऊपर महंगाई का ये जो तूफान है वह रोकने की कोशिश करेंगे। पर इसके अलावा जो डॉलर्स का हमें इंतजाम करना है वो करना पड़ेगा, क्योंकि हम मुल्क को दिवालिया होने नहीं दे सकते। और सियासत अगर कोई इस मुल्क के अंदर करता है ना अपना कद बढ़ाने के लिए, तो इनको चाहिए अपने लीडर को देखें जिसने आज पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को भी एक साइड पे कर दिया है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को भी एक साइड पे कर दिया है, सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को भी एक साइड पे कर दिया है, और अपना कद बढ़ाने के लिए हर चीज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। झगड़ा साहब से मैं जवाब ले लेता हूं। अवाम का दर्द करें और आए बैठ के इस मुल्क को जो ये बर्बाद करके गए, कम से कम अब इसकी इस्लाह के अंदर ही अपना हिस्सा डाल लें। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा झगड़ा साहब, वो फिर दोबारा दावत दे रहे हैं कि आप लोग आए, पहले भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत दी थी, शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन लीडर थे, अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, अली परवेज मलिक साहब भी कह रहे हैं। ये जरा बताइए ना, आपने कहा पीडीएल में 610 अरब रुपए आपने रखे थे, तो कहां से लेकर आते अगर आप सब्सिडी दे रहे थे? झगड़ा साहब
मैंने तो आपको वो 300 अरब जो जून तक 300 अरब कॉस्टेड होने थे उसका पूरा हिसाब दे दिया, लेकिन ये सुनेंगे नहीं। सुनेंगे उस वक्त तो इनकी महंगाई मार्च पे लगे हुए थे। देखें कह रहे हैं सियासत ना करें, सियासत ना करें, थोड़ा सा मैं एमएनए साहब को कहूंगा कि कूल डाउन जो है वो हो। और इनकी इंफॉर्मेशन के लिए मुझे बड़ी खुशी हुई जिस दिन शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा को कॉपी करके पंजाब में भी आटा जो है वो 10 किलो का 400 रुपए पे कर दिया। मुझे पता है कि पीएमएलएन की सियासत में ना पहले कभी खैबर पख्तूनख्वा के लिए जगह थी ना आगे थी, हालांकि ये एक फेडरेशन है, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन के लिए, और ये देख लें और अपना रिसर्च कर लें, इनके ऐलान से पहले खैबर पख्तूनख्वा में आटा 400 रुपए पे मिल रहा था और मिल रहा है। और चीनी, और अगर पैसे नहीं है जैसे इन्होंने ये किया, कहीं से पैसे निकाले हैं ना। मैं तो ये 27 जनवरी का मिफ्ता इस्माइल का इंटरव्यू है, मैंने देखा एंड आई वाज शॉक्ड। देखें 3 साल इन्होंने सिर्फ लोगों को ये कहा है कि ये कीमतें कम होनी चाहिए, कीमतें कम होनी चाहिए, बिजली कम होनी चाहिए, डीजल कम होना चाहिए, पेट्रोल कम कीमत पे होना चाहिए जी। अब इनको ये करना पड़ेगा क्योंकि बीच में ना कोई इलेक्शन है, 14-15 दिन हो गए, इसके बावजूद के मार्केट में डीजल नहीं मिल रहा। हाँ, ये मैं पूछूंगा अली साहब से। मिनिस्टर नहीं है, 3 फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन इनका प्लानिंग मिनिस्टर जाके क्यूबा को गाली देता है और फिर उसकी जो क्लैरिफिकेशन वाली ट्वीट में दोबारा उनको गाली देता है कि मैं तो सिर्फ कह रहा था कि फॉरेन पॉलिसी में क्यूबा को कोई घास नहीं देना। डे बाय डे मुझे इस गवर्नमेंट की सर पैर का पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, इनका एजेंडा क्या है? सर वैसे आप तो ये फेडरेशन का आपने कहा हिस्सा है, आप तो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर हैं, तो आप लोगों के तो अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए फेडरल गवर्नमेंट के साथ। झगड़ा साहब, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन जो नैरेटिव अभी अवाम का आ गया है, अच्छा, वो इन चीजों पे नहीं चलेगा। इकोनॉमी आप साल में ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। वैसे झगड़ा साहब, सब दुनिया कहती है इकोनॉमी तो जुड़ी हुई है ना नेशनल सिक्योरिटी। देखें हमने 3-3.5 साल जितने मुश्किल फैसले इमरान खान ने इकोनॉमी पे लिए, जी जी, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ही लिए ना। आपको पता है 2 साल हमने सरकारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई थी। क्यों नहीं बढ़ाई थी? पॉलिटिकली आसान फैसला, ठीक। आईएमएफ के पास जाना कोई पॉलिटिकल आसान फैसला था, लेट हुआ, लेकिन क्यों लेट हुआ? उसकी भी कॉस्ट आई ना सर, जो उसका इंपैक्ट है उससे हम बचना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बच सके ना झगड़ा साहब, टू बी रियलिस्टिक। राइट? कोविड प्लान में था या नहीं था? ठीक है। और कोविड के थ्रू मेरे ख्याल में अगर इस गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप अचीवमेंट है, तो वो मैं कहता हूं आप डेवलप्ड कंट्रीज को छोड़े, आप इंडिया को छोड़े, आप अमेरिका से, स्पेन से, इटली से, यूके से वहां पे देखें कि कोविड में क्या हालात थे और माशाल्लाह पाकिस्तान में क्या हालात है, और उसमें जो स्टिम्युलस दिया इकोनॉमी को, ठीक है, उसमें इकोनॉमी क्या हालात हो सकते थे और क्या रहे हैं। ठीक है, मैं जरा सर 1 घंटे नहीं 7 घंटे का प्रोग्राम करें, आपको इकोनॉमिक ट्रैक रिकॉर्ड डिफेंड करके देंगे और ये दिखाएंगे अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे हालात में इनको गवर्नमेंट नहीं मिली। अच्छा, जब मुश्किल हालात में इनको मिली थी 97 वो मुस्कुरा रहे हैं झगड़ा साहब, वो मुस्कुरा रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे। अली परवेज मलिक साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से अंपायर के पास जाएं सर। जी फारूक साहब, आप हैं हमारे साथ? जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, आप बेतरारी बीच में कट कट कर दी सर, वो आपका जवाब अधूरा रह गया था, माजरत। जरा बताइएगा सर, तैमूर झगड़ा साहब ने कुछ आपसे पूछा था कि वो कहते हैं हम अच्छी इकोनॉमी देकर जा रहे हैं और 18 में जब हमें मिली थी तो बहुत ही नागुफ्तबे हालत में थी, और कोविड रिसेशन का हमने बहुत बेहतर अंदाज से मुकाबला किया पीटीआई गवर्नमेंट ने, साबका ने। देखिए कोविड के हवाले से जो स्टेटमेंट दी गई वो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त है। बहुत सारे आलमी इदारों ने भी माना कि पाकिस्तान ने जिस तरह कोविड के दौरान अपनी मईशत को संभाला वो सराहने के वो अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही। लेकिन देखिए 2018 में भी पाकिस्तान के जो माशी इशारिये थे वो बड़े ही कमज़ोर थे। पीएमएलएन कोई इतना अच्छी मईशत जो है वो पीटीआई के लिए नहीं छोड़ के गई थी, लेकिन पिछले कोई 40-45 महीनों में जो मईशत का हाल हुआ है उसकी एक तो बड़ी वजह यह है कि मैं ये समझता हूं कि पीटीआई के पास कोई टीम एग्जिस्ट नहीं करती थी, खास तौर पे मईशत के हवाले से। आप सोचिए कि 40-45 महीनों में कोई 4 तो वज़राए खजाना बदले गए हैं,
इसी तरह कोई आधा दर्जन वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन बदले गए हैं। अगर आपके पास टीम एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर आपके पास कोई पॉलिसी नहीं हो सकती। तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि पीटीआई की हुकूमत के पास कोई माशी पॉलिसी एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एक वजीर खजाना आता था, उसको कुछ महीने मिलते थे, वो पॉलिसी बनाने की तरफ बढ़ता था, इतनी देर में वो तब्दील हो जाता था। फिर जो आलमी इदारों के साथ वादे तोड़े गए, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही एक बुरा इमेज क्रिएट हुआ। देखिए, फरवरी 2021 में जो आईएमएफ के साथ वादे किए गए थे वो $500 मिलियन वसूल करने के बाद सारे तोड़ दिए गए। उसके बाद जनवरी 2022 में दोबारा वादे किए गए और $1 बिलियन वसूल करने के बाद वो सारे वादे, जो फरवरी की 28 की तारीख है, वजीर आजम साहब की तकरीर है, उसमें सारे वादे तोड़ दिए गए। तो आलमी इदारों को हम क्या पैगाम दे रहे थे कि हम वादे तो करेंगे, आपसे पैसे भी वसूल कर लेंगे और उसके बाद फिर फौरन सारे वादों से मुकर जाएंगे। तो ये पैगाम देना, देखिए, अब आईएमएफ का कंसर्न ये नहीं है कि आपके पास वजीर खजाना हर 8-10 महीने के बाद तब्दील हो रहा है या नहीं। वो तो हुकूमत पाकिस्तान वजारत खजाना के साथ एग्रीमेंट करते हैं। तो अगर वो वादे तोड़े जाएंगे, वादे दोबारा किए जाएंगे, पैसे वसूल कर लिए जाएंगे, फिर वादे तोड़ दिए जाएंगे। देखिए, अब जो हुकूमत आई है इसके लिए बहुत बड़े बड़े माशी चैलेंजेस हैं। महंगाई और होने वाली है। आप सोचिए कि रुपया, जो पेट्रोल का रेट है वो कहीं 200 रुपए तक जाना होगा और उसके नतीजे में जो अफराते ज़र होगा, मेरे तखमीने के मुताबिक वो 15-16% से कम नहीं होगा। लेकिन ये वो लैंड माइंस हैं, ये वो बारूदी सुरंगें हैं जो पीटीआई की हुकूमत वाकईतन बिछा के गई थी। तो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, साथ ही साथ सियासी चैलेंज भी है। और अब अगर मईशत जो है वो संभल नहीं पाएगी तो उसका एक बहुत बड़ा इल्जाम जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत पे भी जाता है। डीजल के हवाले से भी मैं अली परवेज मलिक साहब आपसे जानना चाहूंगा। उसकी कमी का सामना है और लोड शेडिंग भी है, मैंने अपने प्रोग्राम के इब्तिदाई में कहा था। और आपको पता है गंदम की फसल की कटाई है जो मुतासिर हो रही है, कैसे मैनेज किया जाए। आप लोग अक्सर ये नुक्ताचीनी करते थे कि तैमूर झगड़ा साहब, उनकी जमात जो वफाक में थी, वो मैनेज नहीं कर पाई सही तरह चीज़ों को। तो सर अब इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? झगड़ा साहब भी कह रहे हैं कि 14-15 दिन आप लोगों को इक़्तिदार में जब से आप आए हैं, आप लोगों को इतना टाइम हो गया है। ये अब इशू लोड शेडिंग ने भी सर उठाया। आज वज़ीर आज़म साहब की भी ट्वीट आई कि बर वक्त फ्यूल नहीं लिया गया। लेकिन अब इशू ये है कि ये तो आप कंफर्टेबल पोजीशन पे लग रहे हैं झगड़ा साहब बैठकर। वो कह रहे हैं अगर आपने आटा कम किया तो हम पहले कर चुके हैं, अब आप जवाब देंगे। अब आप लोग ड्राइविंग सीट पे हैं ना, यू आर फेसिंग द हीट। अली परवेज मलिक साहब। सर माशाल्लाह केपी के इतना बड़ा रोल मॉडल था तो इनको कहें कि अपने वजीर आजम साहब को भी जाके समझा देते ना कि कम से कम केपी के को फॉलो कर ले। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से केपी के को तो यहाँ पे बात छोड़ देनी चाहिए। जिनको उनका अपना वजीर आजम ना पूछे उनको क्या किसी ने जाके फॉलो अप करना है। मैं तो ये आपको यहाँ तक बात छोड़ देता हूँ। अब आपने दो मसाइल उठाए हैं, एक तो है लोड शेडिंग का और दूसरा डीजल के जो चैलेंजेस यहाँ पे आज सामने आए हुए हैं। देखिए, लोड शेडिंग के ऊपर तो आप जानते हैं शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह ही वजीर आजम बने तो उन्होंने पहले 2-3 दिनों के अंदर उन्होंने मीटिंग जब पावर सेक्टर की कॉल की तो उसके अंदर बताया गया कि जो मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन 12,000 मेगावाट के प्लांट्स लगाए थे जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, और उसके बाद जो 18-18 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हुई थी उसका खात्मा हुआ था। तो आज माशाल्लाह जो काबिल हुक्मरान जिनसे अभी छुटकारा हमने अवाम को हासिल करवा के दी है, इन्होंने वहां पे ना तो ईंधन अरेंज किया, ना जो रूटीन की मेंटेनेंस होती थी पावर प्लांट्स की वो की, और उसकी वजह से तकरीबन 5,000 मेगावाट है जो ऑफलाइन हुआ है। तो अब उस चीज को भी वॉर फुटिंग के ऊपर एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं एलएनजी के जो जहाज आज $30 पर MMBTU के ऊपर हमने खरीदे हैं सिर्फ इसलिए कि अवाम को हम शील्ड कर सके इस तकलीफ से। और ये लोग जिनको $3-4 का कॉलर ऑफर हो रहा था RLNG का, ये उसको अवेल ना कर सके और उसके बाद जहाज बुक ना कर सके कि आज पावर प्लांट बंद पड़े हुए हैं। तो ये काइंडली हमें आके अवाम की तकलीफ के बारे में ना बताएं। हम अपनी हैसियत के मुताबिक
मुताबिक अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन को देखते हुए जो बेहतरीन अंदाज में हो सकेगा वो करेंगे, क्योंकि आप ये बात भी अनवार साहब जहन में रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर एंड 20, फाइनेंशियल ईयर एंड 21 ईंधन की जो एवरेज कॉस्ट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौर में आई थी ना, वो 5.5 रुपए की थी। उसके बावजूद 1200 अरब का गर्दिशी कर्जा 2 गुना करके ये 2400 अरब के ऊपर छोड़ के जा रहे हैं। आज तो फ्यूल कॉस्ट भी 12 रुपए 13 रुपए के ऊपर चल रही है। तो हमें बिल्कुल इस चीज का अंदाजा है कि किस किस्म के चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ेगा और किस तरह से करना है। अब आ जाए डीजल के ऊपर। डीजल के ऊपर जब आप 50 रुपए लीटर की सब्सिडी देके चले जाएं और आप उसका जो प्राइस डिफरेंशियल क्लेम होता है उसको ईसीसी से अप्रूव ना करवाएं और वो आते साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर जो नया मिफ्ता इस्माइल आए उसको पे करने की कोशिश करे, तो सूरत हाल और लिक्विडिटी इंप्रूव करने में टाइम लगता है। इस वक्त आके जखीरा अंदोजी भी शुरू हो गई है, क्योंकि मार्केट को पता है कि जो ये बारूदी सुरंगें लगा के गए थे, इनको रिवर्स बारूदी सुरंगों का जवाब ले लेते हैं। अंदर प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, जिस तरह प्राइस तो बढ़ाने के ऊपर ये चीज हम प्रोग्रेस करेंगे तो लोग इसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने सारे चीफ सेक्रेटरीज को कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लेते हुए ये जो जखीरा अंदोजी हो रही है इसके खिलाफ क्रैकडाउन करें, ताकि ये डीजल जल्द से जल्द मार्केट के अंदर आ सके। तो जिस तरह से ये सप्लाई बेहतर होगी, ऑयल इंपोर्ट कंपनीज की लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, तो वी आर कॉन्फिडेंट कि 2-4 दिन के अंदर आपको डीजल की अवेलेबिलिटी के अंदर बेहतरी आएगी। झगड़ा साहब, हमारे लास्ट 5 मिनट से सर आपने मांगा था जवाब। फरूख साहब ने एक तरफ कहा कि कोविड में आपकी कारकर्दगी बेहतर थी इकोनॉमी की, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका ना कोई मुआशी पॉलिसी थी और बारूदी सुरंगें छोड़ के गए। आपने सारा जवाब सुन लिया होगा सर। लास्ट 5 मिनट से बताइएगा, ये अब आपको थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी भी तो लेनी होगी ना सर, कि ये जो आप लोग छोड़कर गए हैं इसका कोई ना कोई इफेक्ट तो आएगा। देखें, छोड़कर तब जाते जब 5 साल का टर्म मिलता, और मैं बड़ा सीरियसली, कहीं हमें वाकई सियासत नहीं करनी चाहिए। जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मिसफॉर्चून है वो ये है कि हुकूमतें यहां पे अपने 5 साल पूरी नहीं करती। कंटिन्यूटी के लिए जितना ये स्टेप जरूरी है, और ये इनको भी अभी अंदाजा होगा कि पता नहीं हमने क्या गलती कर दी। इसके बगैर आप ना हुकूमतों को जज कर सकते, ना उनको आप वो टाइम देते हैं कि वो क्या प्ले करें, उनकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग है क्या नहीं है। तो बारूदी सुरंगें जहां तक है, माजरत के साथ, अगर आप एक इंजीनियर करेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसमें से गवर्नमेंट लेंगे, तो फिर वाकई आप वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्लानिंग थी। अच्छा, और है, बाकी वो देख लें। बाकी टेन्योर में थी प्लानिंग। मुझे फिनिश करने दें। जी जी जी। सिर्फ एक वक्त, मुझे पता है कि ना केपी को हमेशा वक्त मिलता है, शायद वहां भी खान साहब हमारी बात सुन लेते, लेकिन आपने उनको टाइम तो नहीं दिया। तो फिर आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक्सेप्ट करेंगे केपी के मॉडल में, या फिर केपी पे फख्र है। हमने अगर एक काम किया, हमने सेहत कार्ड का एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जी, स्केल अप किया, यूनिवर्सल किया। उसमें मेरा एक छोटा सा रोल था, खान साहब को बताया। खान साहब ने आज वो पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर दिया, सिवाय सिंध जहां पे इनके पार्टनर्स हैं, और वो पूरे पाकिस्तान में हेल्थ केयर को तब्दील कर रहा है। ये जो है छोटे सूबे साइज में छोटे होंगे और आपके वोट बैंक में जरूरी नहीं होंगे, लेकिन जो वो पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं उनको इतना बिलिटल ना करें। लेकिन इंशाअल्लाह आई होप कि जो भी हो कि आगे पाकिस्तान जरूर एक रास्ता जो है वो ढूंढ ले। पाकिस्तान इस सारी सियासत से ज्यादा जरूरी है। सर जी, केपी हमारे दिल के बहुत करीब है, मेरा खुद ताल्लुक केपी से, ऐसी बात नहीं है झगड़ा साहब। मैं चाहूंगा फरूख सलीम जी, अली साहब, जी अली परवेज साहब, कह रहा हूं कि 9 महीने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत पे धावा बोलने वाले आज टीवी पे गुफ्तगू क्या कर रहे थे, मैं तो ये सुन के परेशान हो रहा था। और हेल्थ प्रोग्राम जिसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जाए जाके सायरा अफजल तारड़ साहिबा ने ये प्रोग्राम पिछली हुकूमत में लॉन्च कर दिया था, नहीं कर दिया था, ये जाके हकाइक चेक कर लें। माजरत के साथ मैंने आपको इंटरप्ट किया। फरूख सलीम साहब, सर बताइएगा, ये जो बात कही झगड़ा साहब ने कि हमारे पास प्लान था, 3 साल 8 माह के बाद हमारी हुकूमत को उन्होंने कहा अदम एतमाद के जरिए हटा दिया गया, जो मैं समझता हूं एक आईने तरीकेकार हमारे आइन में दर्ज है। खैबर पख्तूनख्वा में भी झगड़ा साहब की जमात के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, ये लोग इन्होंने बड़े कंफर्टेबली उसको डिफीट किया, लेकिन इन्होंने कहा हमारे पास प्लान था, अगर हमें 5 साल मिलते तो हम इसको ओवरकम कर लेते। सर जी जी फरूख साहब, जी जी 5,500 अरब का खसारा प्लान था सर। फरूख साहब,
अनवर साहब, प्लान के पीछे, हिकमत अमली के पीछे, मंसूबे के पीछे एक टीम होती है। वो टीम प्लान बनाती है। यहाँ पे टीम हमने नहीं देखी बनती हुई। जैसे मैंने पहले कहा कि आप किसी भी शोबे में देख लें, चाहे वो इंतजामी शोबा हो या वो माशी शोबा हो। अगर इंतजामी शोबे की बात करते हैं तो आप अंदाजा कीजिए, मेरे ख्याल 7 या 8 आईजी चेंज हुए हैं 40 या 45 महीनों में। इसी तरह बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन, वजीर खजाना, हमारे सेक्रेटरी खजाना, तो कोई टीम नहीं बन पाई। जब तक टीम नहीं होगी तो कोई प्लान जो है वो सामने नहीं आ सकता। लेकिन इस वक्त लेट्स मूव फॉरवर्ड, जो पीछे हो गया, मेरा ख्याल है कि अभी जो हुकूमत आई है उसमें एक चीज तो बड़ी वाज़ेह तौर पे नजर आती है कि कोई माशी प्रॉब्लम उठता है तो एक बहुत ही उसका रद्द अमल जो स्पीड है वो बड़ी तेजी से सामने आती है। यानी कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उनके वज़रा जो हैं वो एटलीस्ट माशी महाज में जवाब ढूंढने का, हल ढूंढने का काम जो है वो बड़ी तेजी से शुरू कर देते हैं। अब प्रॉब्लम्स बेतहाशा हैं, साथ ही साथ वो सियासी अदम इस्तेहकाम का मामला है। तो एक तरफ जो है वो अपोजिशन मार्चेस करने चली है, दूसरी तरफ जो है वो IMF अपनी बड़ी कड़ी शराइत लगा रही है जिनको पूरा करने की एक बहुत बड़ी सियासी कीमत होगी। तो बड़ा मुश्किल काम है और बड़े बड़े चैलेंजेस हुकूमत के सामने हैं। लेकिन उनकी तरफ से जो रद्द अमल अभी तक नजर आ रहा है उसमें एक स्पीड का एलिमेंट जरूर नजर आता है। चले हम वक्त हमारा खत्म हो जाता है, लेकिन वी हैड अ गुड डिस्कशन। अपनी अपनी राय थी, आप लोगों ने इसका इजहार किया। तैमूर झगड़ा साहब, सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने प्रोग्राम दस्तक में शिरकत की। अलीस मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इनपुट दिया, प्रोग्राम दस्तक में शिरकत की। और डॉक्टर फरूख सलीम साहब, इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। आपकी बड़ी गैर जज्बाती और बड़ी मुदल्लल और दलाल के साथ गुफ्तगू होती है। व्यूअर्स, जैसे फरूख सलीम साहब ने एंड में कहा कि एक तरफ सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत हाल, अगर मार्चिस जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कॉल का इंतजार है इस्लामाबाद का, अगर ये चलती हैं और साथ में IMF का प्लान और जो इक्तिसादी हालात जिनका आज हमने अहाता किया, साथ में एनर्जी सेक्टर, आपके और तमाम इशूज़, उनको लेकर चलने के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीद और तवक्को और दुआ ये है कि हमारी हुकूमत और हमारी अपोजिशन किसी तरीके से मिल बैठकर इन जो गंभीर चैलेंजेस हैं इनसे निकलने के लिए एक लामल पर इत्तेफाक का इज़हार कर लें। इस दुआ के साथ प्रोग्राम को आज क्लोज करेंगे। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।